My name is Adarsh Pathak. I belongs to Meerut district of Uttar Pradesh. I am here because I have secured All India rank 44 in the UPSC CAPF Assistant Commandant examination in the year 2023. And right now in the reserve list. So I am here to give my experience about my whole examination process, about various stages, and so that you can be comfortable and आप लोगों को भी एक आइडिया मिले कि why we should join the armed forces. So first thing is that let's start with the examination process. First of all, I would like to state that कि जो आपका UPSC ये एग्ज़ाम कराता है that is CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. सो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. उसके अलावा एक फिज़िकल और मेडिकल का टेस्ट भी होगा. उसको वो एक क्वालिफाइंग स्टेज है जिसको क्लियर करने के बाद आप लोग यूपीएससी इंटरव्यू में जाओगे. देन आफ्टर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी. मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी, आपको क्या सर्विस मिलेगी. फोर्स एलोकेशन थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने का टाइम लगेगा, बट दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्रीफ आइडिया. और 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट. ओके, there is irregularities regarding cameras. 1 second. So first thing is so let's start with our journey. My journey started in the year 2022. तो मैंने आर्म फोर्सेस की तैयारी तो लेकिन मैंने अपने क्लास 12th के बाद से ही शुरू कर दी थी. आई अपीयर्ड फॉर NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी and twice, but again I was not able to clear that examination because interview stage है आगे, SSB जिसको कहते हैं, service selection board. तो my journey started with the SSBs in the various army boards and the air force boards. Later I started when जब एग्ज़ाम निकला ही नहीं तो I decided कि चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस की. तो सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करने से आई गेट एन एज ओवर अदर एग्जामिनेशंस, जैसे कि CDS, एफकेट और बाकी जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि CAPF और सिविल सर्विस भी. तो इनको क्लियर करने में बहुत आसानी पड़ती है क्योंकि वंस यू आर प्रिपेयर्ड वेल तो इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस. एंड सो माय जर्नी, लेट्स बिगिन विद इट. मेरी जो डिफेंस की जर्नी है दैट स्टार्टेड विद दी माय फर्स्ट SSB एंड लेटर ऑन मैंने टोटल 10 SSBs दी, जिसमें कुछ एयरफोर्स बोर्ड की भी हैं, कुछ आर्मी बोर्ड की भी हैं. एंड लेटर ऑन आई गॉट रिकमेंडेड इन माय 9th अटेम्प्ट फ्रॉम द 4th AFSB वाराणसी फॉर द एयरफोर्स अकेडमी. बट एट द सेम टाइम एज अ प्लान B आई अपीयर्ड फॉर द UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट तो जिस दिन आया तो आई वॉज लाइक व्हाट हैपेंड दैट. बट लेटर ऑन व्हेन द रिजर्व लिस्ट केम आउट आई सॉ माई नेम एट द रैंक 44. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट कि एटलीस्ट कहीं तो सिक्योर हो गए. बट आई वॉज वेरी काम एट बिकॉज एट द सेम टाइम आई वॉज रिकमेंडेड फॉर द एयरफोर्स ऑल्सो. सो तो यहाँ पर लेकिन अभी हम CAPF के बारे में बात करेंगे. तो CAPF का जर्नी कुछ ऐसा रहा है कि आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन 2023. सो इसमें पेपर 1 होता है. सबसे पहले पेपर 1 इज़ अ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. पेपर 1 में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे. हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. टोटल पेपर 250 मार्क्स का होगा. 125 क्वेश्चन होंगे टोटल. आपने एक सर्टेन कट ऑफ को क्लियर करना होगा, प्लस पेपर 2 भी होगा. तो सबसे पहले पेपर 1 की स्ट्रैटेजी देखते हैं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलेबस देखो. सबसे पहले तो सिलेबस मैंने सबसे पहले गो थ्रू किया सिलेबस से, एंड आई फाउंड दैट कि कुछ क्रूशियल टॉपिक्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एग्ज़ाम क्वेश्चन करता है, जैसे कि हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का पार्ट भी आता है, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा पार्ट आता है एग्ज़ाम में एज अ करंट अफेयर. उसके अलावा आप एट द सेम टाइम आपको पेपर 2 भी देना होगा. करंट अफेयर ज़रूर रहेगा उसमें,
लेकिन हम वन बाय वन सभी का बुक लिस्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो हिस्ट्री का बुक लिस्ट है, हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडीवल के लिए देखो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल डायरेक्टली ही लाइन उठा के उसमें से दी जा रही है। पर एज अ बेटर मेजर एंड एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आई अपीयर्ड फॉर लाइक मैंने साथ के साथ पूनम दलाल दहिया की बुक पढ़ी। दिस अ वेरी बेस्ट बुक, ट्रस्ट मी। आपको जितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बुक से विच यू विल नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि वहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आ गए इस बुक से। पूनम दलाल दहिया ज़रूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, इट विल गिव यू अ बेस, बट आप साथ के साथ सिर्फ उस पर रिलाई मत कीजिए। साथ के साथ आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आप पूनम दलाल दहिया की बुक पढ़िए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन वहीं कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट और मिडीवल के लिए। देन कम्स आर मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के लिए जो आपको बुक रेफ़र करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट बुक, बिकॉज पॉइंट फॉर्मेट में है और साथ के साथ आपको एक पूरा क्रोनोलॉजी एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको जो सेकेंड चीज़ पे ध्यान देना है, आई विल सजेस्ट यू सम यूट्यूब चैनल्स एट द सेम टाइम। जैसे कि अगर आप लोग यूट्यूब बुक्सवा अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो बुक्सवा पर इतनी सारी एनिमेशन फॉर्म्स में वीडियोस हैं कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि देखो जो व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हिस्ट्री के साथ लोगों को याद नहीं होता। तो आप पहले बुक्सवा की चाहे तो वीडियो देख लें, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र करें तो आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। सेकेंड थिंग इज़ अभी देखो व्हेन अभी सब पूछेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कौन को किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले किसी भी किताब को अच्छे से पढ़िए, पूरे मन से उस किताब को बाय वर्ड पढ़िए। उसका जो मीनिंग है दैट प्लीज़ डिड्यूस कीजिए उस मीनिंग को। उसके बाद जैसे आपको पूनम दलाल दहिया मैंने सजेस्ट की, तो हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे। सेम चीज़ आपको हर चीज़ के साथ करनी है। ये एक्चुअली पीवाईक्यू एनालाइज करना है, लेकिन सबसे पहले आपको जो अपनी बुक है उस पर पूरा यकीन रखना है। बुक्स पर यकीन रखिए सबसे पहले, फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। उसके बाद आपको जैसे हम पहली बार किसी बुक को पढ़ते हैं तो व्हाट हैपन्स कि हम बुक को एक ही प्रायोरिटी से पढ़ते हैं कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। पर ज़रूरी ये है कि आप पहले उस चैप्टर के ऊपर कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, तभी आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा। एमसीक्यूज़ लगा लेंगे तो आपको ये ज़्यादा पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी तो ये हो गया आपका। और सेम चीज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ करनी है, चैप्टर पढ़ना है फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एंड एट द सेम टाइम आप ये चेक करिए कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर है, जो पीवाईक्यूज़ हैं, आपने कितने देखे। आप पीवाईक्यूज़ को देखिए और एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ। ओके, 1 सेकेंड। इट्स नॉट वर्क। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप पीवाईक्यूज़ रेफ़र कर लीजिए। ठीक है, आपको पीवाईक्यूज़ रेफ़र करने के बाद आपको पूरा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ये हिस्ट्री का पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, मोर देन इनफ। बल्कि आज अगर आप पीवाईक्यूज़ को देखेंगे तो बल्कि साथ के साथ सिर्फ ये एग्ज़ाम्स को सिर्फ आप सीएपीएफ को मत देखिए, मेरे कहने से आप अदर एग्ज़ाम्स में भी अपीयर कीजिए। जैसे कि आप सीएपीएफ तो अपीयर कर ही रहे हैं, पर आप सीडीएस, एफकैट और एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में भी अपीयर किया। आपको याद होगा कि 2023 में क्वेश्चन आया था कि जो साइंस के क्वेश्चंस थे वो तो पिछले वाले सीडीएस के एग्ज़ाम्स के एकदम हूबहू डिट्टो क्वेश्चंस उठा के उन्होंने वहाँ पे रखे थे। तो दूसरे एग्ज़ाम देने का बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, बिकॉज आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत आसानी आएगी। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा आप पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे आते हैं। आपका नेक्स्ट पॉलिटी बाइबल है, लक्ष्मीकांत, तो आप कंप्लीट कर लो, लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए देखो मैंने विजन आईएएस के नोट्स रेफ़र किए थे, तो विजन आईएएस के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं।
उसके अलावा आप क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो 2 एनसीईआरटी हैं, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। बट मैंने विजनाइज़ के नोट्स रेफ़र किए थे, क्लास नोट्स जो थे, तो उसके अलावा मेरे को कुछ मतलब उसके अलावा कुछ समझ मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी के लिए लोग बहुत सारी बुक्स रेफ़र कर रहे हैं। रमेश सिंह ऑन माई पर्सनल इट मे बी अ वेरी गुड बुक, बट मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं रखा वो। तो आई रेफ़र इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। देखो, नितिन सिंघानिया की एक आर्ट एंड कल्चर की भी बुक आती है, तो वो बुक आप कन्फ्यूज़ मत हो कि वो आर्ट एंड कल्चर की है। नितिन सिंघानिया सर ने एक अपनी इंडियन इकोनॉमी की भी एक बुक पब्लिश की है, आप उस बुक को पढ़िए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप पहले तो आपको सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे। इवन सीएपीएफ में भी सिविल सर्विस के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं। एट द सेम टाइम सीजीएल के भी देख रखे हैं मैंने उसमें रिपीट होते हुए, और साथ के साथ आपके जो सीडीएस के हैं उसके क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप सारी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कीजिए। तो एग्ज़ाम्स का हो गया, अभी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। नाउ कम्स योर वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की थी दैट इज़ शंकर आईएएस। शंकर आईएएस की एक अपनी किताब है, उस किताब को आप पढ़ लीजिए एक बार, एंड देन आफ्टर मुझे लगता है कि कुछ बचता नहीं है फिर तो, क्योंकि एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया आपका। सबसे ज़रूरी है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके क्वेश्चंस करीबन 25 से 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं, दैट इज़ साइंस पार्ट। साइंस के लिए बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटीज़ मैंने तो पर्सनल बेसिस पे रेफ़र नहीं की थी। हमारे स्कूल में एक लखमीर सिंह की बुक चलती थी, उनकी रिफ्रेशर थी वो, बट दैट वाज द वेरी बेस्ट बुक आई विल से, कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी। आपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया एक बार, और एक बार लखमीर सिंह की बुक्स को पढ़ लिया, तो मोर देन इनफ है। और उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप सीडीएस जर्नी की एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर 4 या 4 साढ़े 4 घंटे की साइंस के लेक्चर्स की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की अनुराग सर ने पीवाईक्यूज़ के साथ सभी चीज़ को कंप्लीट कराया है। तो आपका वो पार्ट भी वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज़ जो बचती है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ द हिंदू पढ़ा है, और इंडियन एक्सप्रेस पे मैं ज़्यादा गया नहीं, कभी-कभी पढ़ लेता था जब भी लगा कि हाँ ज़रूरत है। बट उसके अलावा मैंने एज़ सच बहुत ज़्यादा रेफ़र नहीं किया। आई रेफर्ड ओनली मैथ्स। ओके, मैथ्स में भी, हाँ, तो मैथ्स का भी बताऊँगा मैं। सबसे पहले साइंस में जो क्या है कि मैंने उनके सारे लेक्चर्स रेफ़र किए थे, वो सबसे ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि बुक्स पढ़ ली और लेक्चर ले लिया और पीवाईक्यूज़ देख लिए, तो मोर देन इनफ है, आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वहीं पर। उसके अलावा लास्ट चीज़ जो बचती है, मैथ्स। देखिए, आई वाज़ 10+2 में मेरी पीसीएम था, तो कभी मुझे मैथ्स में इतना बर्डन आया नहीं। बट आई वुड से दैट कि आप 2 बुक्स तो वो रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक अपनी बुक रेफ़र दिखा सकता हूँ, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। ये बुक बेस्ट है फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट। आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो बिल्कुल नहीं छूटेगा। रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ दिस बुक। दिस इज़ अ बुक बाय राजेश वर्मा, ऐसा डाइस वाला साइन है। आप इस बुक को एक बार रेफ़र कर लें, और इसके अगर एग्जाम्पल्स भी अगर आपने कर लिए, तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैथ्स हमने पेपर 1 के ऑलमोस्ट सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए, हाँ, एक चीज़ और है कि हिंदू पढ़ सकते हो, हिंदू के नोट्स बना लो जो लगता है कि वन लाइनर है, लेकिन उसके अलावा आप एक चीज़ और रेफ़र कर सकते हो, दैट इज़ ओके, मैथ्स में आप एक चीज़ और रेफ़र कर सकते हो, दैट इज़ आपका जो पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर देखिए। मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम लगातार दिए हैं, मैंने 6 बार सीडीएस दिया, मैंने 6 बार क्लियर किया है। एफकैट भी 6 टाइम्स क्लियर किया है, बल्कि रिकमेंड भी हुआ हूँ मैं वहाँ से। तो ज़रूरी ये है कि आप मैथ्स में आप पूरी तरीके अच्छे तरीके से पढ़िए मैथ्स को, खासकर जो क्लास। देखिए, मैथ्स बहुत हार्ड नहीं आ रही है। अगर आपने एक बार फास्ट ट्रैक जो ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की बुक है उसको कंप्लीट कर लिया, और उसके अलावा आपने जो बाकी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो जैसे कि एक एसएससी किरण की भी किताब थी, और क्लास 10th की जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल हैं, आप वो दोनों चीज़ भी अगर कर लेंगे ना, तो आपका बहुत पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका मैथ्स का हो गया।
पेपर 1 आपका इसी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखी थी। मैंने जो विजन आईएएस के जो सिविल सर्विस का पेपर होता था, मैंने उसको दिया था टेस्ट सीरीज़ के तौर पे। पर उसके अलावा देखो, मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम में लगातार देता आ रहा था। मैंने एफकैट साल में 4 बार सीडीएस एफकैट होता है। तो अगर आप लगातार बेसिस पे करोगे तो आपके इतने एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। सीजीएल आप दे रहे हो, आपने और भी एग्ज़ाम्स, मैंने सीपीओ भी दिया है, सीएपीएफएसआई, मैं वहाँ भी 2 बार क्वालीफाई किया मैंने। तो आप इतनी बार सारे एग्ज़ाम्स प्रोसेस में रहते हो कि आपको फिर वो एक किसी टेस्ट सीरीज़ से कम नहीं लगता। आप रेगुलर उस प्रोसेस में रह रहे हो, देन इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल डे फॉर यू अगेन। सो ऑन माई पर्सनल बेसिस, ओके, द क्राइटेरिया इसकी, आप एज क्राइटेरिया ये है कि आप 25 से बिलो 25 होने चाहिए, 21 से 25 आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और मेरी एज तो 23 है, राइट नाउ आई एम 23 एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन दी सीएपीएफ। ओके, इसके अलावा जो अभी पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखो पेपर 2 जो है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप में उसने, अगर आपको सबसे ज़रूरी है उसका पैटर्न एनालाइज करना, पैटर्न में क्या क्या आ रहा है ना। जैसे कि सबसे पहला पेपर जो उसमें पेपर 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो एस्से के ऊपर होता है। 6 टॉपिक्स होंगे, 6 टॉपिक्स में से आपको किसी 4 टॉपिक्स पर एस्से लिखना होगा। तो आप प्रिपेयर किए उसी हिसाब से। मैंने जो एस्से का एक मेरा एक आइडिया होता था और एक तरीका है, मेरा खुद का लिखने का तरीका है। बट अगेन दिस इज़ कुछ टॉपर टॉक्स मैंने भी देखी थी एंड दैट्स हाउ आई वेंट थ्रू मेनियस टॉपर्स लाइक कनिष्क कटारिया सर, अक्षत जैन, सृष्टि देशमुख मैम एंड मैंने शुभम कुमार सर की भी वीडियोस और उनके एस्से राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ देखी थी। तो बट इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़, टॉपर्स की कॉपी देखिए। और एट द सेम टाइम आप एक बुक है बाय अनुदीप दुरीशेट्टी सर, वो उनकी रैंक 1 आई थी एंड उनकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एस्से राइटिंग, तो आप उसको पढ़ लीजिए। उस बुक को पढ़ने के बाद आई डोंट बिलीव कि किसी को एस्से राइटिंग के ऊपर कोई डाउट बचेगा। एस्से राइटिंग का डाउट आपको उसी टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको थोड़ी हिम्मत करके आपको सारी चीज़ें करनी है। यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्जामिनेशन जहाँ पे विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू नीड सम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। एसएसबी में कहावत है कि जो भी बंदा मतलब आ रहा है, इट्स नॉट एनी जॉब, इट्स नॉट एनी करियर फॉर देम, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सर्विस, it's a definitely a service, sorry, it's definitely a service, and where you have to work selflessly for the country and its dignity. So next important thing is that अभी पेपर 2 में जो सबसे ज़रूरी है, एस्से राइटिंग में सबसे पहला जो चीज़ लिखता था मैं, वो एक थॉट्स के साथ या कोट के साथ स्टार्ट करता था एंड लेटर ऑन कोट्स के, जब कोट लिख लिया तो उस कोट से रिलेवेंट कोई स्टोरी या फिर कोई एनेक्डोट उसको लिखता था। तो एनेक्डोट लिखने से क्या होता है कि सबसे ज़रूरी है इंट्रोडक्शन लिखिए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कोट के साथ स्टार्ट किया एंड एक स्टोरी या एनेक्डोट के साथ इंट्रोडक्शन ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तो देखिए उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं, एक कॉपी नहीं होती उनके पास कि वो सिर्फ आपकी कॉपी चेक करने बैठे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपने आंसर्स को, अपने एस्सेस को इंटरेस्टिंग बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड क्योंकि अगर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है पढ़ने में, अगर किसी की बात ही अगर आपको स्टार्टिंग से अजीब लग रही है तो फिर आप उसकी बात पूरी क्यों सुनोगे। दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लगातार उस चीज़ को करते रहो एंड देन आफ्टर आप, जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप, हाँ, तो पूरा कंप्लीट करने के बाद तभी लगेगा कि आगे पढ़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव दैट कि जब भी आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हुआ, पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही बात चेंज कर दी गई है। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन, मतलब गैप का इन सेंस ये नहीं कि लाइन में मार्जिन छोड़ा है, दैट मीन्स कि आपकी बातों में कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। इट शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट लेगा, वो समझेगा कि कहाँ क्या हो गया अचानक से। तो I will address all the questions regarding
बस एक बार मैं पेपर 2 का ख़त्म कर दूँ एंड देन वी विल स्टार्ट, है ना, पेपर 1 के बाद वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर योर क्वेरीज, राइट? ओके, सो उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग और आपका बचता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक्चुअली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स, और इसके लिए आपको देखो सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ करो, आप पीवाईक्यूज़ देखो, आपको एक ट्रेंड एनालाइज ज़रूर हो जाएगा। आप पीवाईक्यूज़ देखते रहो, आपको एक ट्रेंड एनालिसिस ज़रूर मिलेगा कि क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स आ रहे हैं रेगुलर एग्जाम्स में। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ मदद करेगी आपको, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो लगातार, कोई सा भी पढ़ लो, आप हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा हिंदू की तरफ था, तो आप द हिंदू पढ़ते रहिए। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपको जो सेकंड चीज़ करनी चाहिए, दैट इज़ आप विजन आईएएस की मैगज़ीन पढ़ो। विजन आईएएस की मैगज़ीन में सबसे, देखो मैं क्या करता था कि मैं मंथली बेसिस पे मैगज़ीन पढ़ता था, बट डेली हिंदू में जो आर्टिकल आते थे मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। उसके बाद मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर जाता था। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर वहाँ पे करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होता है, डेली करंट अफेयर्स का। आप वहाँ पे जो भी आपसे हिंदू में मिस हो गया है, जो लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट है और मैंने नहीं किया है, आप उस सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट माय स्ट्रैटेजी अबाउट द करंट अफेयर्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द पेपर 2। जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका बेसिक इंग्लिश जो आता है, बहुत बेसिक इंग्लिश आता है, अनसीन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग एंड सम ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये पोर्शन आपको सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी ला सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से किया है। अगर आई वॉज अपियरिंग फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकेट एग्जामिनेशन, वहाँ पे इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर उसको पढ़ते रहें और फिर उसके बाद आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका पोर्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, मैं मंथली मैगज़ीन मैंने मंथली मैगज़ीन सिर्फ इस, जैसे पिछले अटेम्प्ट में तो ये था कि मैंने 3 महीने पहले की मैगज़ीन पढ़ रखी थी, बट क्योंकि मैं ट्रेंड एनालिसिस कर लेता था और मेरे को समझ में आ जाता था कि पिछले कुछ महीनों का, जैसे अगर अगस्त के महीने में पेपर है तो आप जुलाई का महीना छोड़ दो थोड़ा सा, जुलाई का महीना छोड़ देने के बाद आप अप्रैल मई जून खासकर इन 3 महीने की आप मैगज़ीन तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम सीडीएस में भी और इसमें भी सीएपीएफ में भी दोनों में देखा है कि बहुत वर्किंग है। ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, देन आफ्टर मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है कि आप रिपोर्ट राइटिंग और अनसीन पैसेजेस के लिए मैंने सीडीएस, मैंने बताया मैं सीडीएस का एग्ज़ाम अपीयर कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत बड़ा खेल नहीं रहा ये अनसीन पैसेज सॉल्व करना, या इट्स वाज वेरी इजी फॉर मी। बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि आपको फिर भी कुछ 4 से 5 पेपर्स को तो ज़रूर पहले से आप सॉल्व करके जाओ, ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस में सेट हो जाओ पहले से ही। और वंस यू आर सेट इन दिस प्रोसेस देन नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट? सो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ग्रामर्स रूल्स के लिए अगेन आप सीडीएस के पीवाईक्यूज रेफ़र करते रहिए, और कुछ बचेगा तो फिर आप मैं सीडीएस का पीवाईक्यू अगेन यूपीएससी में आई बिलीव दैट कि यूपीएससी पेपर्स में अगर कुछ बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश आ रही है तो वो सीडीएस एग्ज़ाम में आ रही है। आप प्लीज़ सीडीएस का पेपर सॉल्व कीजिए, आपको सीएपीएफ में क्लियर करने में बहुत आसान रहेगा, राइट? उसके अलावा अभी नाउ आई वुड थिंक कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। एंड आई थिंक एक लेक्चर मैंने बताना भूल गया था, मैं इकोनॉमिक्स के लिए आप इंडियन इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया आप पढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप एक बुक और एक लेक्चर से होप तुशांत यादव के जो लेक्चर्स हैं, उन सर के, तुशांत यादव सर के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, इकोनॉमिक्स का पूरा 59 वीडियोस का एक कोर्स है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। देन आफ्टर मुझे नहीं लगता आपका कुछ भी वहाँ पे लेफ्ट आउट रहेगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर तो सब कुछ कंप्लीट है। पीसीएम, एक्चुअली पीसीएम में बहुत हेल्प होती है अगर आप पीसीएम बैंक, देखो मैंने बीए की थी उसके बाद, बट ऑन माई पर्सनल बेसिस कि अगर आप बीए, देखो इस एग्ज़ाम में कोई बैकग्राउंड नहीं फ़र्क पड़ता, आप बीटेक कर रखे हो, बीएससी या बीए, और बट उससे आपका कोई एप्टीट्यूड सॉल्विंग तो उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप एप्टीट्यूड आपका तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना?
और आप जितने ज़्यादा आप प्रोसेस में आइए एंड प्लीज़ एन्जॉय द प्रोसेस। इवन दोज हु लाइक जिनमें थोड़ा करेज होना चाहिए, लाइक सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर फ़ौज में आप जा रहे हो और आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आप हर चीज़ में बढ़िया हो, बट आपके अंदर करेज फैक्टर नहीं है कि आप हिम्मत करके देखो। हिम्मत इज़ नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग द गन्स ऑन द सोल्जर्स और ऑन द एनिमी सोल्जर्स, बट इट्स जस्ट कि आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया या ऐसा कुछ नहीं होता। करेज इज़ लाइक इन योर डेली लाइफ। अभी आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, तो एक एज अ नॉर्मल एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में करेज दिखाओ। अगर आप फेल भी हो रहे हो या कुछ भी हो रहा है, या आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपके 12th में नंबर कम आए हैं या आपके ग्रेजुएशन में नंबर कम है, दैट डजेंट मैटर एट ऑल इन दिस एग्जामिनेशन। वी आर ऑल इक्वल एंड यूपीएससी पैनल या यूपीएससी बोर्ड जो होगा वो आपको एक ही नज़रिए से देखेगा। बस हाँ, शर्त ये है कि आप उस पर्टिकुलर दिन अपने बारे में अच्छे से जानते हो, राइट। इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, बस मैं पहले आपके कुछ क्वारीज डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, एक्चुअली रिवीजन के लिए देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं करा मैंने। मतलब मैं क्या करता था कि मैं उसको जैसे जो भी पढ़ा है मैंने आज जैसे कुछ पढ़ा है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्टेड फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे पहले स्टोन एज आएगा। तो स्टोन एज, वंस यू आर डन विद योर स्टोन एज, देन प्लीज़ रिवाइज इट, सॉल्व। देखो रिवीजन का सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीज़ सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। वंस देखिए आपने पहले से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे ना, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी इवन ये एग्ज़ाम CAPF में ऑब्जेक्टिव पेपर तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रुकेगा ऑब्जेक्टिव पेपर, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आप ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप मल्टीपल पेपर सॉल्व कीजिए, मल्टीपल MCQ सॉल्व कीजिए। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पहले तो उसके बारे में मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए। क्या उसका टाइम ड्यूरेशन था, क्या उसकी पॉलिटी थी उस समय पे, क्या वहाँ पे टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस था, तो वो टाउन प्लानिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनकी इकॉनमी कैसे रन करती थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल इन माई बुकलेस विच आई सजेस्टेड अर्लियर। उसके अलावा देखिए रिवीजन के लिए बस सबसे इम्पोर्टेंट आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, MCQs लगाइए, और एट द सेम टाइम उसको याद करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने कुछ पढ़ा है वहाँ पे, राइट। मोटिवेशन, यार मोटिवेशन तो ऐसा था कि मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को कहा कि वो NDA के लिए अपीयर हुए थे, उनका नाम निशान भी है। तो उन्होंने वो NDA के लिए अपीयर हुए, तो आई थॉट कि बड़ा रिकग्निशन मिलता है उन्हें ऐसी चीज़ों में कि आप फौज में जा रहे हो। तो बट व्हेन आई एंटर्ड इन द प्रोसेस, उस समय मेरे लिए सिर्फ एक एलीट सर्विस थी। बट जब मैं सर्विस में मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए, तो इंटरव्यू देते देते आई बिलीव कि मुझे एक सेंस ऑफ मोटिवेशन खुद से आने लगा, यार कि वी आर, दिस इज़ व्हाट आई वाज मेड फॉर। आई सॉ लाइक वेरियस फाइटर जेट्स इन द एयर कमांड ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम। हम लोग एयरफोर्स स्टेशन जाते थे हिंडन में 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे में, तो वहाँ पर जब एयर शो देखते थे तो यार बहुत ही मतलब कमाल का शो होता था। एंड दैट वाज माय मोटिवेशन टू फ्लाई द जेट्स in the Indian Air Force, and so I got recommended from there also, but going to join as my CAPF because as my preference to the civil service. But obviously it's a very elite academy, it's a very prestigious academy there, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि फ़ौज में तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और फ़ौज में हमारे यूथ को तो बिल्कुल जाना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ में मॉक इंटरव्यू और UPSC इंटरव्यू में थोड़ा सा तो फ़र्क रहता है देखिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू से पहले एक स्टेज आता है आपका जो है आपका PT का, जहाँ पे 800 मीटर का रनिंग होगा एक, उसके अलावा आपका 100 मीटर का रनिंग होता है सबसे पहले, फिर 800 मीटर का, मेरा ITBP नोएडा में हुआ था,
फिर उसके बाद आपका एक प्रोसेस होगा दैट इज़ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव है, क्योंकि 800 मीटर्स में 3 मिनट 45 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, एंड दैट इज़ वेरी बिग टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अगर आप डेली रनिंग करो, देखो मैं रोज़ रनिंग कर रहा था विद द माय फेलो मेट्स देयर इन द ग्राउंड, दैट इज़ जो कुछ तो लोग जो थे कि आईएमए से आए थे डायरेक्टली, जो एक्स आईएमए कैडेट्स थे, और कुछ अग्निवीर के कैडेट्स थे, तो उनके साथ मैंने रनिंग की है। देयर यूज्ड टू रन लाइक 5 किलोमीटर एवरी डे। सो विद द टाइम मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट बाय द टाइम दैट हेल्प मी, मैंने रनिंग स्टार्ट की। थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो भी 5 किलोमीटर तक पहुंच गया मैं 3 महीने के अंदर में। एंड बिलीव मी, वैन जिस दिन मेरा फिजिकल था दैट डे, एवरीबडी मे बी नो मी, कि जो मेरे साथ उस दिन थे, आई क्लियर्ड 30 सेकेंड्स बिफोर द नेक्स्ट सेकेंड, जो सेकेंड बंदे ने क्वालिफाई किया था मेरे और उसमें कम से कम बॉस, मतलब आई बिलीव कि 150 से 200 मीटर का गैप था उस दिन। तो रनिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई बिकॉज आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी। एंड देन आफ्टर इवन लॉन्ग जंप, क्योंकि आप जितनी रनिंग करोगे लॉन्ग जंप में भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। बट आई बिलीव कि देखो यार, ये सिर्फ फिज़िकल एक एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस नहीं है, बट आपको अपनी डेली लाइफ में भी फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग फ़ौजी बनने वाले हो, राइट? आप लोग देश के लिए वर्क करोगे, वहाँ पे सर्व करोगे। यार ऑन माई पर्सनल बेसिस आई बिलीव कि पूरा प्रोसेस इतना लंबा है, 1 साल का है, और उस टाइम पे मोटिवेशन के लिए आपको छोटी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैंने ना एसएसबी में एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मैं सोचता था कि वहाँ पे पिक्चर्स दिखाते हैं और हीरो दिख रहा है उसमें, तो हीरो को मोटिवेशन किसी अचानक से किसी इवेंट की वजह से नहीं आया। आवर हीरो शुड बी मोटिवेटेड बाय हिमसेल्फ, राइट? तो आप अपनी लाइफ के हीरो हो, ठीक है? और आपको खुद से मोटिवेट रहना है ऑल द टाइम। आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए, राइट? सो उसके बाद रनिंग होगा, आपका एक शॉर्ट पुट होगा, और दैट वाज द वेरी लाइक ईजी प्रोसेस। पर मेडिकल्स तो आपके बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। मेडिकल्स में बस आप प्रिपेयर्ड रहो। देखो आई वॉज डिक्लेयर्ड फिट फ्रॉम द एयरफोर्स, सो आई बिलीव दैट कि, और उससे पहले भी मैंने मेडिकल दे रखा था एयरफोर्स से, तो मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप से भी पहले सिलेक्ट हुआ था, बट आई डिडंट जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देयर because my motive was to become an officer in the armed forces and serve there. So value addition, एसएसबी और यूपीएससी में यार फ़र्क है। एसएसबी 5 दिन का होता है, और ये सिर्फ 20 या 20 से 22-25 मिनट्स का इंटरव्यू हो सकता है आपका यूपीएससी में। बट एसएसबी आई पर्सनल बिलीव में, देखो एसएसबी तो यार आपका एक अलग ही प्रोसेस हो गया। आर्म फोर्सेस के लिए उन्होंने अलग से 5 दिन का प्रोसेस बताया है, जिसमें स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू और जीटीओ ग्राउंड्स टेस्ट होते हैं। तो वो एक्चुअली टेस्ट भी नहीं है, वो टास्क है, और एक इंटरव्यू की तरह ही यूपीएससी में इंटरव्यू होता है। बट माई यूपीएससी इंटरव्यू, आई बिलीव दैट कि वहाँ पे एक अलग ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। फर्स्ट टाइम आई अपीयर्ड फॉर देयर इन द यूपीएससी पैनल। मेरे पैनल में मिस्टर दिनेश दासा सर चेयरपर्सन थे, एंड ओवरऑल 4 मेंबर्स थे पैनल में। एंड वहाँ पर फिर मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे 1 बाय 1 करके सभी मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बस कॉन्फिडेंटली अपने बारे में, देखो वहाँ पे डैफ होता है, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट में जाने से पहले आप पहले से फिल कर लेते हो, और वहाँ पर फिर आप पूरा फिल करने के बाद आप जब उसको सबमिट करोगे यूपीएससी को, तो यूपीएससी के पास उसकी कॉपी होगी, और उस कॉपीज़ की मदद से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपने अभी तक क्या किया है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग, योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर व्हाट दे आर डूइंग, एंड उसके अलावा आपके हॉबीज़ क्या हैं आपकी, है ना? तो हॉबीज़ ज़रूर रखिए अपनी, प्लीज़ कुछ ना कुछ हॉबी रखिए। इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, प्लीज़ गेट एन हॉबी, बिकॉज दे डोंट वांट अ मोनोटोनस काइंड ऑफ पर्सन, राइट? वहाँ पर देखो एक इंसान जो बहुत टफ टेरेन में है, एंड ही नीड्स टू बी लाइक वेरी
एक्टिव ऑल द टाइम। उसमें एक OLQs होनी चाहिए, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा वैल्यू एडिशन कौन से सोर्स से करना चाहिए? यार वैल्यू एडिशन देखो, मैंने ना हिस्ट्री के लिए बहुत सारी कुछ मैंने तो ज़्यादा बुक्स पढ़ ली। आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है। आप देखो, आप मैंने यूपीएससी की भी करा था, लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने उपिंदर सिंह की भी बुक पढ़ ली थी, बिकॉज उपिंदर सिंह से मेरे को कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली लाइन उठे हुए क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाती हैं। पूरी की पूरी लाइन मिल जाती है, पूरा पैरा मिल जाता है आपको एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। बट आप शायद उसको कॉमन सेंस से भी क्लियर कर सकते हो, राइट? एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? फ्रॉम वेस्टेड ऑन इररिलेवेंट। यार इररिलेवेंट थिंग्स पर ज़्यादा टाइम, देखो जब आपका मोटिवेशन होगा ना, पहली बात तो आप इररिलेवेंट चीज़ों पे टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं। पहले तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखो, मैंने फॉर एग्जांपल आई डिसाइडेड कि इफ़ आई डिसाइडेड कि मेरे को आज ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, देन मैं ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करके ही रुकता था। मैं पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करता था एक ही बार में। अगर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, सारी बुक्स को, इवन वो एनसीईआरटी हो चाहे वो मेरे क्लास नोट्स हों, अगर मुझे उनको सभी को कंप्लीट करना है तो मैं पूरा टाइम अपना उसमें इन्वेस्ट करूँगा, चाहे उसमें 8 घंटे लग जाएँ या 9-10 घंटे लगें। कोई फिक्स टाइम टेबल, यार मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया अपना कभी। और टाइम टेबल फिक्स करने से आई डोंट बिलीव कि मेरे पर्सनल बेसिस पे देखो मुझे कोई मदद नहीं किया ज़्यादा। बट मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रहती थी मुझे लेकर। यार हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं था मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। तो ज्योग्राफी के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। हाउ यू कीप यार मोटिवेशन तो देखो हमेशा से रहा है। फ़ौज में जब तक जाने का तो नहीं रुकना चाहिए। मेरे को लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है, और जब तक वो चीज़ आपको मिल ना जाए आपको रुकना नहीं चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट। देखो क्योंकि क्या है ना, मैं तो अपने घर से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स से दूर जाके पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मतलब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू सम रिजल्ट्स। और आप अपने आप पेरेंट्स का तो भी चलो मान लो, अगर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर आप 2 मिनट के लिए अगर नेगलेक्ट भी करो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को तो प्रूव करो कि व्हाट यू आर डूइंग। मेरे को किसी ने कहा था, एक बार मैं बुक देख रहा था तो उन्होंने कहा कि यार या तो आदर्श, या तो आपकी कहानी लिख दी जाएगी या खुद आप कहानी बन के रह जाओगे इस तैयारी में। तो मुझे कहानी नहीं बनना है। आई वॉन्ट कि मेरे ऊपर भी दोज लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। एंड ऑब्वियसली जब तक सिलेक्शन नहीं होता नहीं रुकना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि आप देखो मैं 9th अटेम्प्ट में पहली बार रिकमेंड हुआ, तो आपको लगे रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर आप रुक जाओगे किसी प्रोसेस में तो फिर तो आपकी जर्नी वहीं एंड होगी। तो नहीं रुकना चाहिए आपको किसी भी प्रोसेस में, आप लगे रहो, और मुझे लगता है कि एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी आराम से, राइट? अभी मेरी प्रेफरेंस जो थी CAPF में, वो सबसे पहले CISF थी, और उसके बाद SSB, BSF, उसके अलावा CRPF, एंड देन आपका ITB थी। CAPF हाँ बिल्कुल पॉसिबल है विदाउट कोचिंग। अगर आपने सही मटेरियल मेरा देखो, मेरा मटेरियल तो जो मैंने सजेस्ट किया वो तो इट्स ऑल राइट, बट आप अपना भी अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें और आप लगे रहें उसी स्ट्रैटेजी के साथ, तो डेफिनेटली आपका विदाउट कोचिंग भी क्लियर होगा। बहुत सारे लोग हैं, इवन आई वुड से दैट कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु गॉट रैंक 7 लास्ट ईयर, विशाल, तो ही वॉज लाइक, उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। आप उनकी मार्कशीट ज़रूर चेक कीजिए, शायद आपको मोटिवेशन मिले। उनकी मार्कशीट में ही वॉज गॉट अ वेरी हाई स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन इटसेल्फ। आई थिंक इट्स फॉर 181 समवेयर। तो आपके रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 में ही इतने नंबर आ जाएँ कि आप पेपर 2 में अगर थोड़ा बहुत कम भी रहता है या इंटरव्यू में रहता, तो आप संभाल लोगे आगे चलते हैं, राइट? उसके अलावा प्लान बी यार मैंने तो ज़्यादा प्लान बी के बारे में सोचा नहीं। मैं तो सोच रहा था कि बस लगे रहें तो हो जाएगा।
और ऑब्वियसली यार आप लगे रहो तो हो ही जाता है आपका, फिर ऐसा कुछ मतलब बचता नहीं है, आप लगे रहोगे तो बिल्कुल हो जाएगा आपका। प्लान बी बट रखो, देखो एज अ ऑफिसर यू शुड बी नो कि आपके देखो प्लान बी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं जब तक देखो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है सारी चीज़ें। यार मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में तो, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, all those like my friends, my loved ones, and all those persons who are in my life. तो मैं सभी को एक, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ पार्ट है, देखो हर किसी ने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है, किसी ने इन सपोर्ट किया है, बुक्स खरीदने में सपोर्ट किया है, ठीक है। कोई आपको, आपके पेरेंट्स आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम जो भी होता है इशू, वो पेरेंट्स सॉल्व कर देंगे, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी जॉब राइट देयर, आई वाज नॉट वर्किंग इवन, बिकॉज मैंने अपना सोचा है कि अभी मैं फुल फ्लेजेड तैयारी में लगूंगा, एंड उसके बाद देखो आप लगे रहो तो बस हो जाएगा, बट इट्स नॉट एनी इशू। टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करना चाहिए? देखो यार आप ना इतने क्वेश्चंस पहले ही लगा लो कि आपको टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जब आप जाओ भी ना, जब एग्ज़ाम पास में आने लगे 2-3 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो। बट मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे पहले से ही हर उस चैप्टर के ऊपर कि शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप PYQ लगाते रहो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। uh, 2030 आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो ना, अगर आप BA सेकेंड ईयर में हो, मैंने तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था, आप अभी से स्टार्ट करो, और 1 साल की तैयारी अगर आपने मेहनत से की, पूरी ईमानदारी से की, तो जाहिर सी बात है आपका निकल जाएगा। रिलेशनशिप वर्सेस प्रिपरेशन यार those who are aspiring to like a relationship was, यार देखो इट्स नॉट एनी सेपरेट थिंग, इफ़ यू वांट, आपके मन में देखो सिर्फ इतना होना चाहिए कि दैट आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में आपके ऊपर जो भी लोग डिपेंड हैं, आप उनके फ्यूचर के लिए, और एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, इट्स लाइक पेरेंट्स और समथिंग, तो दैट इज़ लाइक, that should be not a distracting factor, rather it should be a motivating factor for you. आगे का प्लान, यार आगे अभी मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विस में अपीयर करूँगा, तो UPSC निकालना है, अभी तो सिविल सर्विस रह रहा है, वही एक मेन प्लान था, क्योंकि प्लान B में था, लेकिन अभी आई डिसाइडेड दैट कि सिविल सर्विस को एक टाइम बाद प्रायोरिटी मैंने खुद से देना स्टार्ट किया, बिकॉज इट्स अ वेरी डाइवर्स जॉब, राइट। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि डेफिनेटली अगर लगा रहूँगा तो बिल्कुल हो जाएगा। UPSC यार टफ है, चैलेंजिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, फिर मल्टीपल किताबें पढ़ोगे तो मज़ा ही आएगा। मेरी खुद की हॉबी है यार, अगर मैं, मेरी हॉबी है कि बुक रीडिंग करना और OTT प्लेटफॉर्म्स देखना, मैं तो मल्टीपल टाइप्स की लाइक, और ख़ासकर डिफेंस के लिए तो मैंने बहुत सारी देखी हैं, जैसे स्पेशल ऑप्स हो गया और नाम नमक निशान हो गया, तो आप देखिए, दैट विल बी अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। हो जाए तो उसमें सप्लीमेंट कैसे करें? यार सप्लीमेंट आपको सिर्फ देखो, अगर लगातार पढ़ते रहो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ शायद ये और पढ़ना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको साइमल्टेनियसली पढ़ लो, बट आप मल्टीपल बुक्स मत पढ़ो। देखो मैं मल्टीपल बुक्स के थोड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो मल्टीपल बुक्स, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप इतने सारी चीज़ें पढ़ोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो इतनी सारी बुक्स और रिवाइज़ कैसे करोगे फिर, है ना। आप कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज को पढ़ो और आप उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करो। वंस यू आर डन विद ऑल दैट, आई पर्सनली बिलीव दैट कि फिर आपका कुछ रुकता नहीं है, राइट। एंड हाउ टू डील विद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैप्स को कैसे याद करें? यार मैपिंग वगैरह के लिए ज़्यादा तो देखो, मैंने मैपिंग के लिए क्या किया, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स में कोई भी प्लेस, जैसे अभी बीच में इजिप्ट बहुत था, तो हो सकता था कि जैसे 2022 में यूक्रेन बहुत न्यूज़ में था, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उस टाइम पर UPSC सिविल सर्विस में यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज़ पूछ लिया। नेक्स्ट ईयर अफ़गानिस्तान न्यूज़ में था, तो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर कंट्रीज़ पूछ ली। तो आप उसको उसी तरीके से, आप रफ़ा क्रॉसिंग, अभी देखो रफ़ा क्रॉसिंग बहुत न्यूज़ में था, इट वाज अ इज़राइल पैलेस्टाइन इशू की वजह से, तो आप उसमें लगे रहो, आप वो कर सकते हो, राइट।
तो इस तरीके से आप मैपिंग कर लो। बट मैंने तो यार देखो यूपीएससी विजन आईएएस में राजेश गोविंदराज सर थे, बल्कि तो उन्होंने पूरा मैपिंग का पूरा क्लास कराया था, तो मैपिंग तो इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी देन। बट आप बहुत सारे सोर्सेज है, पीएमएफ आईएएस पे भी आपको मिल जाएगा मैपिंग के लिए। आप सभी लाइक लेक, रिवर, कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, वोल्केनोज, ये सारी चीज़ें आप तैयारी में आओ, आपको खुद से फिर इंस्पिरेशन आने लगे कि यार ये भी कर लेता हूँ, बिकॉज वो आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट नहीं कर रहा, आप खुद से करने लगोगे। सिलेबस कैसे एनालाइज, यार सिलेबस एनालाइज करने के लिए आप पीवाईक्यू की कोई बुक ले आओ, है ना, और या फिर आप अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप खुद से आप डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आप खुद से देखते रहो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो आपको एक समय बाद, और आप मल्टीपल पेपर्स में ज़रूर बैठिए। मैंने अगर बहुत सिविल सर्विस अगर अपीयर किया है तो मैंने एसएससी सीएचएसएल भी दिया है, बिकॉज एसएससी से मेरे को बहुत जो सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है ना, दैट इज़ एक्यूरेसी पर और साथ के साथ स्पीड पर। आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो आपको शायद यूपीएससी में मदद करेगा। सीजीएल, सीपीयू, ये सारे एग्जाम्स में यही चीज़ें हैं। आप वहाँ पे टाइम का बहुत इशू रहता है, तो वो आपको शायद वो क्वालिटी वहाँ डेवलप होगी तो शायद यूपीएससी में भी झलक जाएगी, राइट। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स, यार आजकल यूपीएससी ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि 2024 का जो मैंने पेपर दिया तो इस बार करंट अफेयर्स तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कम्प्लीटेड, क्योंकि मैं तो बहुत श्योर हो गया था कि 100 मैंने कम से कम 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2024 में, और इट वाज माय स्कोर वाज बिटवीन 160-165। सो बट अब तो उसमें आगे अपीयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो सिलेक्शन हो चुका है रिजर्व लिस्ट में, तो फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं आगे प्रोसेस का। नर्वस हो जाता हूँ तो तैयारी के बाद भी कैसे चलेगा यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ना यूपीएससी के मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर होते रहो और खुद से विश्वास रखो। आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, देखो मेरे कुछ बहुत सारे, मेरे पास एक बहुत बड़ा लोग कहते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में यू शुड अवॉइड मैनी थिंग्स, बट मेरे यार बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है मेरा। माई वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक मैं कितनों के नाम मेंशन करूँ, लाइक अतुल, अर्चित, साग्निक, अभिनंदन, आयुष्मान, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, शिवानी, दीज आर ऑल माई फ्रेंड्स। एंड इनके साथ मैंने इतने डिस्कशंस किए हैं, लाइक वॉट एवर प्रॉब्लम आई हैव। अपने पेरेंट्स के साथ आप बात करो, मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको रिजॉल्व कर देंगे। आपका जो नर्वसनेस वाला इशू है ना, ये सारी चीज़ें वहीं से रिजॉल्व होंगी। यार अकेले प्रिपेयर किया है यार मैंने खुद, देखो मैंने तो, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि देखो हर किसी का डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, और मेरे सारे दोस्त अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। कोई हरियाणा में है, कोई दिल्ली में है, कुछ मेरठ में है, बट मोस्टली मेरे फ्रेंड्स सब बाहर ही रहते हैं, तो अकेले किया है मैंने तो। बट और डेफिनेटली अकेले का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन था उसमें। यार डिस्ट्रैक्शन तो देखो यार, मतलब यार मैं ज़्यादा किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता भी नहीं। लाइक अगर आई यूज़ इंस्टाग्राम, लाइक सच बताऊँ तो शायद डेली बेसिस पे भी यूज़ कर लेता हूँ मैं तो, या फिर हफ्ते में 1-2 बार, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगर आपको जाना है तो जाना है, फिर इतना अपनी लाइफ को थोड़ा आसान कीजिए, राइट। आप अपनी लाइफ को आसान करेंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। और अगर मेरा अगर रिजर्व लिस्ट में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली अगले अटेम्प्ट के लिए ट्राई करता, राइट। यार इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। देखो इंटरव्यू में ना सबसे ज़रूरी है कि आप मैं अपने, देखो एसएसबी से बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में भी मेरे को बहुत चीज़ों इंस्पायर की। आप जितना ज़्यादा इंटरव्यू के लिए आप ज़्यादा कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती, आप अपने बारे में जानो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपको फ्रेंड्स में कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, है ना, या फिर किसी और पेरेंट्स में कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं पता आपको। आप सबसे ज़रूरी है, आपको जानो ना जानो पर अपने बारे में ज़रूर जानो, ठीक है।
उसके अलावा आप करंट अफेयर्स को लगातार न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो प्लीज़, क्योंकि मेरे से पैनल में ईरान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ईरान उस समय 10 ईयर की लीज एग्रीमेंट पे इंडिया को दिया गया था, ईरान का जो चाबार पोर्ट है। तो की आदर्श वाई चाबार पोर्ट इज इन न्यूज़ राइट नाउ, है ना। और उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कैंसर ट्रेन के रिगार्डिंग, विच इज़ अ ट्रेन जिसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं, तो उसकी वजह से जब उन फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता था तो बहुत कैंसर रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगे थे। एंड दे आस्क्ड मी अबाउट वर्ड प्रोहिबिशन, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आए थे विच आई वॉज नॉट एबल टू आंसर, बट येस आई टैकल्ड देम। बट ओवरऑल मेरा इंटरव्यू तो मुझे आई वॉज सेटिस्फाइड, दिनेश दास सर का बोर्ड था। बट अगेन यार आईओ इन यूपीएससी, यार यूपीएससी में कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं होता, इट्स अ पैनल ऑफ 4 मेंबर्स। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज़रूर आपको मदद करेंगे, है ना। आप ऑनलाइन कोर्सेज में आप इनरोल, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, है ना। मैंने तो घर पे बैठ के किया था और विजन आईएएस से, बट तो आप कर सकते हो, इस पर दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टेलीग्राम, यार आई वुड सजेस्ट ना एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लाइक इंटरव्यू को मैं ना, एक चीज़ और है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, योर पर्सनैलिटी इज जज देयर, राइट। इंटरव्यू में मैंने अभी तक टोटल 12 इंटरव्यूज़ में अपीयर हुआ हूँ मैं, आर्म फोर्सेस के, सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस के अगर मैं गिना दूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे अपने बारे में बहुत अच्छे से जानो। इंटरव्यू में देखो, एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था आदर्श कि डिफेंस फोर्सेस में, आई वॉज इन AFSB, वाराणसी में ही था मैं उस समय पे, और वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आदर्श आपके लिए इंडियन एयरफोर्स, लाइक विच इज़ बेटर फॉर यू, व्हाट यू थिंक इज़ बेटर फॉर यू, इंडियन एयरफोर्स और एनी अदर करियर ऑप्शन। तो वहाँ पे मेरा एक जवाब आया कि सर जो खुद आसमान की रक्षा करते हैं तो उनसे ऊपर कौन हो सकता है। तो एवरी वन वॉज लाफिंग देयर कि बट दैट पर्टिकुलर आंसर आई थिंक मेक मी टू गेट रिकमेंड। और आपको नर्वस करने के लिए शायद पूछ भी सकते हैं कि आदर्श, इससे मेरे से पूछा गया था कि आदर्श यार ये क्या होगा, हिस्ट्री वगैरह पढ़ के क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। वो आपको नर्वस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बट आई पर्सनली बिलीव, मैंने वहाँ पे भी एक जवाब दिया था कि सर दोज हु डू नॉट रीड हिस्ट्री आर मोस्ट लाइकली टू रिपीट इट, कि जो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं वो इतिहास दोहरा देते हैं। तो इट्स लाइक वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, जिसके बाद या तो ही विल भी थोड़ा काउंटर करेंगे, बट आप प्रॉपरली वहाँ पे चीज़ें देख लोगे, है ना। और यार टाइम ज़्यादा, देखो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप लगे रहो ना, तो मुझे लगता है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 साल का प्रिपरेशन मोर देन इनफ है। मैंने 1 ही साल तैयारी की थी, उसके बाद में जितने एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हुआ फिर वो निकलने लगे आराम से। तो मुझे लगता है कि आप लगे रहो तो हो जाएगा आराम से। मॉक इंटरव्यू, यार मैंने तो यार मॉक इंटरव्यू देने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतने सारे SSB दे रखे हैं कि इंटरव्यू का इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया था। व्हेन आई, और एक मॉक इंटरव्यू दिया यार, देखो मैंने बस सच बताऊंगा एक ही दिया है, और उस एक में भी अच्छे रिमार्क्स मिल गए थे मेरे को कि मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो इट वॉज इन दृष्टि IAS। और क्या है, शेयरिंग स्केयरिंग और नॉलेज ऑन स्ट्रेस। यार डेफिनेटली अगर आप देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है ना, दैट इज़ कोऑपरेशन। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या किसी के साथ भी जितना कोऑपरेट करके चलेंगे, बिकॉज फौज इज़ ऑल अबाउट द कोऑपरेशन, है ना। इट्स ऑल अबाउट द कोऑपरेशन। फौज में अगर कोऑपरेशन टूटेगा तो पूरी फौज टूट सकती है, बात को ध्यान रखिए, ठीक है। दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ, कि आप सिलेक्ट होंगे तो वहाँ पे प्लीज़ आपको फौज की डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है ना। तो दैट इज़ द अल्टीमेटम, दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर एवरीवन। एंड प्लीज़
इंटरव्यू के लिए यार आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर मॉक इंटरव्यूज़ करे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आई विल स्पेशली थैंक्स टू अतुल एंड अर्चित एंड इवन वन ऑफ माई फ्रेंड शिवानी, शी ऑल्सो सजेस्टेड मी कि लाइक बी वेरी ऑनेस्ट ऑल द टाइम। उसके उस पर्टिकुलर ऑनेस्ट से लाइक आई वॉज वेरी, पहले मैं आंसर बहुत मोल्ड करके देता था, बट उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि जब मैंने प्रॉपरली ज़्यादा नहीं सोचना, आप सच बोलो, अपने बारे में जितना सच बोल सकते हो सच बोलो, और कुछ तोड़ मड़ोड़ की करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपना जो आपका सच है आप उनके इंटरव्यू पैनल के सामने रखोगे तो जाहिर सी बात है उनको अच्छा लगेगा एंड दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स एंड दे विल, बोर्ड ऐसे कैंडिडेट्स को रिकमेंड करने में, सिलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखेगा, है ना। एसए की तैयारी कैसे करें यार? एसए के लिए मैंने बताया ना कि आप फंडामेंटल्स ऑफ एसए राइटिंग पढ़ो, और एक बुक है बाय अनुदीप दुरीशेट्टी सर, ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर इन 2017 बैच, एंड उनकी एक बुक है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी बहुत सेक्शंस हैं, बट आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो, कंटेंट अच्छा लिखो, और सबसे ज़रूरी चीज़ कंक्लूजन ज़रूर अच्छा होना चाहिए आपका। आपका कंक्लूजन इज़ योर मेन पॉइंट, कि जहाँ पे आप, अगर आपने अच्छा कंक्लूजन लिखा है तो यानी कि आपका पूरा आंसर कंप्लीट है। कोई आंसर बिना कंक्लूजन के हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस लेवल यार वही है, आप एग्ज़ाम्स देते रहो और आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। आपने इतनी मेहनत की है तो आप उसको ज़ाया तो नहीं जाने देंगे, तो आप मेहनत करते रहो और हो जाएगा आपका, है ना। देयर इज़ नो इशू इन दैट। एनी मोर क्वेश्चन? शेयरिंग मैप्स, well, I think I have answered all the questions, but हाँ देखो, क्वेश्चंस यार एग्ज़ाम में एक चीज़ याद रखना, आप अपना स्ट्रेस लेवल वहाँ लेके मत जाओ, ठीक है। आप देखो, आपका सबसे ज़रूरी चीज़ आपको, आपका मोटिवेशन ही हाँ आपको सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, ठीक है। आपका रीज़न, आपको क्यों करना है, आपको सर्विस में क्यों जाना है, वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी, राइट। तो आप स्ट्रेस वगैरह का ज़्यादा मत सोचो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हीं को बस सही गोले पे सही गोला भरना है, और दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एन एग्जामिनेशन। आप मल्टीपल पेपर्स दोगे ना तो आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, जस्ट एन एग्जामिनेशन। आप वहाँ पे जाओ एंड looking forward to, thanks a lot, one of my friend is here right now। इंटरव्यू में लैंग्वेज डिपेंड करती है दोनों यार। मैंने ना दोनों ही हर बार, चाहे वो एसएसबी हो चाहे आपका यूपीएससी इंटरव्यू हो, मैंने हर जगह ना बाइलिंगुअल में ही चलाया है। आप इंग्लिश में दो, बट आपको जहाँ भी लगता है कि आप स्टक हो रहे हो तो आप हिंदी पे आ सकते हो, बट रिटर्न टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपका इंग्लिश है तो, है ना। हिंदी में भी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे एमसीक्यू के साथ किया है कि हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज लगाए हैं, सिमिलरली हर चैप्टर्स के बाद आप यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस देखो, आप कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पूछा गया है। आप सारी चीज़ें मैं इस तरीके से करते रहो तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ यार, मैंने भी टॉपर्स वीडियो देखा है, बहुत मदद करता है। आप, बल्कि मैं तो आपको कुछ सजेस्ट भी करूँगा कि आप कुछ टॉपर्स वीडियो ज़रूर देखा करो, वहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा मिल जाएगा कि शायद जो आपको पता भी नहीं होगा पर आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर देगा, राइट। आप टॉपर वीडियोस, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ को आंसर कर दिया है। हाँ, बस मेडिकल्स का एक चीज़ बताना है कि आप मेडिकल्स के पहले ना थोड़ा आप अपने मेडिकल्स को पहले कुछ टेस्ट करा के रख लो आप पहले से, है ना। लाइक ब्लड टेस्ट हो गया आपका, या फिर आपका बीपी वगैरह का, वहाँ पे बहुत लोग आउट होते थे, तो बीपी तो यार डरो ही मत, पहले तो पानी वगैरह पीते रहो टाइम टू टाइम, है ना। आप प्रॉपरली वाटर इनटेक करोगे ना तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और थोड़ा स्ट्रेस कम लो, हंसते खेलते रहो, और अच्छे तरीके से आप रहोगे ना तो डेफिनेटली। और लाइफ में एक रीज़न रखो कि वाई टू जॉइन,
आपका वाई क्लियर होगा तो आप जाहिर सी बातें सारी चीज़ें कर लोगे, राइट? और बट वेल, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल फॉर. सबसे पहले मैं यूपीएससी टाइम इंडिया को एक अपनी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी टू इंटरेक्ट विद यू गाइस. और क्योंकि देखो रिटन एग्ज़ाम देखो मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बैरियर था, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भी ऐसा है कि सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है. तो आप रिटन के रिगार्डिंग जो भी हैं आप करना चाहते हैं तो कर लें. आप जितना टॉपर टॉक्स आपको जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, आप मोटिवेशन लेवल हाई रखो, और ये जानो कि फ़ौज में जाना क्यों है. फ़ौज के लिए, फ़ौज इज़ अ वेरी, देखो इट्स नॉट अ करियर. अगेन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, करियर के लिए आप कहीं और जाइए प्लीज़. ये एक सर्विस है जो आप अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए देने वाले हो. वहाँ पे आप, क्योंकि आपको आपको नेशनल सर्विस देनी है, तो आप उसके लिए तैयार रहो, है ना. स्ट्रेस वगैरह नहीं होता यार, जब फौजी बन जाओगे ना तो स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा कुछ भी. देखो रटना तो क्या यार, रटना तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, लेकिन अब आप लगे रहोगे तो फिर याद ही हो जाएगा. आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहो चीज़ों को, देन ऑब्वियसली यू विल बी लाइक, आपको मेमोराइज हो जाएगा वो अपने आप, है ना. सो वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद यू गाइस. एंड सो होप यू सी ऑल यू इन द अकेडमी. मिलते हैं भाई लोग, है ना, अकेडमी में मिलते हैं, चलो. एंड अगेन यूपीएससी टाइम को वेरी वेरी थैंक्स टू द होल टीम. उनके ही कोऑपरेशन से यहाँ पे मैं आया हूँ, और एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू गाइस. एंड थैंक्स अ लॉट. एंड थैंक्स फॉर एवरी कैंडिडेट प्रेजेंट हेयर, एंड होप यू सी इन द अकेडमी, है ना. चलो, थैंक यू सो मच. जय हिंद.